नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 2 प्रदेशों की यात्रा के पहले चरण में छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम का रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अवसंरचना विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 7,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण किया। पीएम ने 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। पीएम मोदी का मंच पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 36 वादे जो कांग्रेस ने किए थे, उसमें एक ये था कि राज्य में शराबबंदी की जाएगी। पीएम ने कहा कि 5 वर्ष बीत गए, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया है और उसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के साथ एक साथ जुटने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी झूठी गारंटियों से अपनी विफलताओं को छिपाया है। प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का काफिला जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रमय शिव पुराण के विशिष्ट अंक ग्रंथ का विमोचन किया। चित्रमय शिव पुराण का विशिष्ट अंक 225 पन्नों का है। साथ ही उन्होंने नेपाली भाषा के शिव पुराण ग्रंथ का भी विमोचन किया। ये ग्रंथ 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। ये अब तक करीब 93 करोड़ धार्मिक किताबें छाप चुका है। गीता प्रेस के 93 करोड़ धार्मिक किताबों में 16.21 करोड़ किताबें भगवत गीता की हैं। 11.73 करोड़ तुलसीदास की रामचरितमानस, 2.58 करोड़ पुराण और उपनिषद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस को शताब्दी साल में गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का गीता प्रेस से भावनात्मक लगाव था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गुलामी के चिन्ह को एक-एक कर हटाने का काम कर रही है। और इससे पहले गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस स्थित लीला चित्र मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने गीता प्रेस के ट्रस्ट सदस्यों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक बार फिर वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे। पीएम ने 1.25 लाख पात्र लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण किया। इसी के साथ प्रदेश में 2.88 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने आवास और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ एक परिवार के लिए ही योजनाएं बनाती थीं, लेकिन अब बेनिफिट भी डायरेक्ट है और फीडबैक भी डायरेक्ट। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि सही मायने में अब सामाजिक न्याय हो रहा है और कमीशन लेने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। प्रधानमंत्री NH 56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का भी लोकार्पण उन्होंने किया। वाराणसी में 18 PWD सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, BHU परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण, ग्राम करसरा में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सहित इंफ्रा विकास की योजनाएं भी इसमें शामिल रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। पीएम दोनों ही राज्यों को विकास की ढेरों सौगातें देंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड को उसका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण 1 का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने वाले इस पुनर्विकास कार्य में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 43 किलोमीटर लंबी चूरू रतनगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखेंगे। राजस्थान के अलावा पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर भी जाएंगे। वे राज्य में लगभग 6,100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने नेता राहुल गांधी को कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें पार्टी को बोलने का प्रशिक्षण देना चाहिए। महाराष्ट्र में शुक्रवार को अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने प्रेस वार्ता करके खुद को असली एनसीपी करार दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सीएम शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और राज्य सरकार के विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है। उधर ठाकरे गुट को उस समय बड़ा झटका लगा जब विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे ने उनका साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर के अंदर स्थित भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ।
मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों को एक श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरडी के पावन साई धाम में साईं बाबा के दर्शन किए और समस्त देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय साउथ ब्लॉक में एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान एनसीसी और एसबीआई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस मेयर शिखर सम्मेलन में G20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटाड की तरफ से जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने वाले वित्तीय समझौतों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटाड की ये रिपोर्ट वर्ष 2022 के बारे में है। बीजेपी ने इनमें से 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है। अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश, सुनील बंसल को तेलंगाना, मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में तरक्की का केंद्र बिंदु बन सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का दस्ता पेरिस के लिए रवाना। इस दल में तीनों सेनाओं के 269 अधिकारी और जवान शामिल हैं। फ्रांसीसी दूतावास ने कहा है कि हम पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों का स्वागत करते हुए विशेष रूप से सम्मान महसूस करते हैं और जिनका वीरतापूर्ण इतिहास रहा है। बालासोर रेल दुर्घटना मामले में सीबीआई ने रेलवे के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा सहित 12 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदी उफान पर है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक देश का अधिकांश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का सामना करेगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के दारमा घाटी में बादल फटने की खबर है। चमोली जिले में भारी बारिश की वजह से कन्नौल मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते आज अमरनाथ यात्रा के अगले आदेश तक के लिए इसे रोक दिया गया है। आधार शिविर बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों पर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
असम में बाढ़ की स्थिति की बात करें तो स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और हालांकि कल राज्य के कई हिस्से में भी भारी बारिश हुई। केरल में प्रशासन ने कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द ही देश का पहला एलिवेटेड डुअल टैक्सी वे 13 जुलाई से चालू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को 74,000 से ज्यादा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में वोटिंग होनी है। 11 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों को तैनात रखने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि सड़क पर पड़ी लाशों के लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव के दौरान पुलिस, मजिस्ट्रेट और राज्य तंत्र आपके अधीन है, फिर ये भीषण हिंसा क्यों? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से चुनावी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। कई जिलों में चुनावी हिंसा को देखते हुए कई लोग अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हुए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में दिल्ली के पुल बंकश इलाके में सिख विरोधी दंगे मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 19 जुलाई को मामले में आदेश सुनाएगा। 6 महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को समन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षकों के नए सिरे से नियुक्ति के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नौकरी के बदले कैश मामले की सुनवाई अभी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है, उसका जल्द निपटारा हो। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3 नामित विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के आबकारी नीति केस में ईडी ने एक और शख्स की गिरफ्तारी की है। केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे इसी मामले में अरोड़ा को सरकारी गवाह घोषित किया गया। अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले में अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले 13वें व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों को निर्देश दिया है कि एनपीए पर पारदर्शी तरीके से नजर रखें। सीतारमण ने बैंकों के नियामक ढांचे के पालन पर जोर दिया। शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 505.19 अंक की गिरावट के साथ 65,280.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 165.50 अंक फिसलकर 19,331.80 के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 82.73 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार दर्ज की गई, तो वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो से अधिक दर्ज किया गया। इजरायली सुरक्षा बलों के हमले में शुक्रवार को 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने नबलस शहर में छानबीन की और मुठभेड़ के बाद दोनों फिलिस्तीनी मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को नाटो के साथ संबंधों में ईमानदारी की जरूरत है और यह समय गठबंधन के साथ और ताकत को प्रदर्शित करने का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के परमाणु समझौते पर चर्चा की गई। वहीं बहस के दौरान यूक्रेन के प्रतिनिधि की भागीदारी के कारण बैठक में तनाव की स्थिति देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायल की हिंसा और अत्यधिक बल के लिए उपयोग की निंदा की। हॉकी इंडिया ने स्पेन में 4 देशों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए 24 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी। अमेरिका में चल रहे यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की महिला अंडर 18 कंपाउंड तीरंदाजों ने अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं कंपाउंड में भारतीय पुरुष तीरंदाजों ने रजत पदक जीता। वहीं फाइनल में उन्हें मैक्सिको से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन में गुरुवार को पुरुष एकल में नॉर्वे के एस्पर रूड की हार के रूप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ब्रिटेन के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लियाम ब्रॉडी ने रूड को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना राइबाकिना ने एलाइज कॉर्नेट को सीधे सेट में 6-2, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई।
धर्म के नाम पर मासूमों को आतंकवादी बनाने वालों का सच बयां करती फिल्म 72 हूरें आज रिलीज हो गई है। फिल्म में व्यंग्य के अंदाज में आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन की प्रोजेक्ट के की पहली झलक को 20 जुलाई 2023 को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन कन्वेंशन इवेंट में दिखाया जाएगा। 4 साल बाद हुआ विद्या बालन का दमदार कमबैक। उनकी फिल्म नियत आज 7 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।